नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, संसद से जब वक्फ बिल पास हुआ था तो आपने देखा कि किस प्रकार इस देश में जैसे एक आंधी आती है ना, उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने लगी और इस पर जल्द से जल्द सुनवाई करने की सिफारिश भी हुई। इस देश के जाने माने बड़े बड़े वकील ने इसमें हिस्सा लिया और करीब करीब 77 याचिका दायर हुई थी और उस पर सुनवाई हुई। सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 1 हफ्ते का वक्त मांगा था और तब कोर्ट ने कहा था कि 5 मई को अगली सुनवाई होगी। उस समय आपने देखा होगा कि जो भी विपक्ष के लोग याचिका दाखिल किए थे, उन्होंने एक तरह से उसी समय अपनी जीत सुनिश्चित कर ली थी और उन लोगों के जो बयान आ रहे थे वो उससे आप लोग वाकिफ हो गए। लेकिन एक चीज पे गौर करने वाली बात थी, आज जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई वो असल में कार्रवाई हुई ही नहीं। उन्होंने अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो गवई साहब बनने वाले हैं उनकी बेंच को ये केस ट्रांसफर कर दिया। इससे यह स्पष्ट दिखता है कि अभी के वर्तमान चीफ जस्टिस खन्ना साहब को लगा कि 13 मई को चूंकि वो रिटायर हो रहे हैं तो जाते जाते कोई कहता है ना कि पाप का घड़ा अपने माथे पे क्यों मरे, इसलिए उन्होंने सीधी तरह से इसको हस्तांतरित कर दिया। लेकिन जब पहली सुनवाई हुई थी उस समय यही जस्टिस खन्ना साहब ने ऐसी कोर्ट में व्याकुलता दिखी थी जिससे लग रहा था कि वो आज का आज इस पर फैसला सुना देंगे। उस हायरिंग को जाकर उसके बारे में आप देख लीजिएगा, जो मैं कह रहा हूं ये सारी बातें हो चुकी है। लेकिन आखिर आज अचानक से खन्ना साहब को क्या हुआ कि वो दूसरे बेंच को ट्रांसफर करने लगे? उन्हें क्यों ऐसा लगने लगा कि 13 तारीख को रिटायर हो रहे हैं तो किसी केस का सुनवाई नहीं कर सकते, फैसला सुरक्षित नहीं रख सकते? आप लोगों के जहन में एक बात ध्यान में होनी चाहिए कि गोगोई साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और राम मंदिर का केस का अंतिम फैसला आने वाला था, ठीक उसके एक दिन बाद वो भी रिटायर करने वाले थे, तो क्या उन्होंने फैसला नहीं सुनाया था? तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और आज क्या क्या हुआ, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में ये क्लियर हो गया कि 13 मई को संजीव खन्ना साहब रिटायर कर रहे हैं और 14 तारीख को ये होगा। आप जानते हैं कि इस देश में जितनी भी अड़चन लगाने वाली केस होती है उसमें एक ही वकील होता है और उस वकील का नाम है कपिल सिब्बल। आप उठा करके हिस्ट्री देख लीजिए कपिल सिब्बल का, चाहे ट्रिपल तलाक हो, राम मंदिर हो, आरजीकर मेडिकल कॉलेज हो और देश की इस तरह की तमाम घटनाएं, उसमें आप देखेंगे तो वकील कपिल सिब्बल ही रहे हैं। आज जब बातें हुई तो उस समय कोर्ट ने क्लियर कह दिया था कि सरकार 1 हफ्ते में हलफनामा दायर करे और उसके बाद 5 दिन का समय मिलेगा याचिकाकर्ताओं को, वो अपना जवाब दाखिल करे और साथ ही साथ कोई 5
बिंदु होनी चाहिए जिस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। ये सारी बातें पिछली हायरिंग में हो चुकी थी। अभी जो हुई उसमें उन्होंने कहा कि इस सुनवाई के दौरान अभी मैं कोई आदेश नहीं दे पाऊंगा, कुछ चीजें साफ होनी चाहिए। वक्त एक्ट पर बोले सीजेआई। अब जस्टिस गवई की बेंच करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जजेस होते हैं और चाहे जज कोई भी हो, सबका पावर एक ही होता है। सीजीआई जो होते हैं उनको एक एडिशनल बेनिफिट यही होता है कि किस केस पर कौन से जज की पीठ बनेगी, कौन किस पर सुनवाई करेंगे, इसका निर्णय वो करते हैं। बाकी अधिकारों की बात करें तो सब इक्विवेलेंट ही होते हैं, जितने भी 34 जज इसमें शामिल हैं। सुनवाई में क्या बोले सीजीआई साहब? जैसे ही मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार, न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने सुनवाई के लिए बैठी, सीजीआई ने कहा कि कुछ ऐसे पहलू हैं जिनसे केंद्र ने निपटा है, लेकिन उन्हें स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। सीजीआई ने आगे कहा, मैं अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में कोई निर्णय या आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहता। इस मामले की सुनवाई जल्द ही करनी होगी और यह मेरे समक्ष नहीं होगा। ये उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया जैसे ही सुनवाई स्टार्ट हुई, उसके तुरंत बाद ही। इसके आगे उन्होंने कहा कि केंद्र के जवाबी हलफनामे पर बहुत गहराई से विचार नहीं किया है। हाँ, केंद्र ने वक्त संपत्तियों के संबंध में कुछ बिंदु उठाए हैं और कुछ विवादित आंकड़े दिए हैं जिन पर कुछ विचार करने की आवश्यकता है। विवादित आंकड़े का जो बात हो रहा है, मान लीजिए कि वक्फ बोर्ड के पास 9.25 लाख एकड़ जमीन है, संपत्तियां हैं। अगर वो क्या 8 लाख होगा या 7 लाख होगा या 10 लाख होगा, तो क्या उसमें कानून चेंज हो जाएगा क्या? और जो याचिका करता है, उन्होंने जो इसमें पेश किया है, उसी को लेकर ये बात उन्होंने की है और कहा है कि कुछ विचार करने की आवश्यकता होगी। सीजीआई खन्ना 13 मई को रिटायर होंगे और उनके जगह पर 14 मई को न्यायमूर्ति गवई उनका स्थान लेंगे। अब ये चला जाएगा मामला उनके पास और फिर से एक नए सिरे से इस पे कमेटी गठित होगी। क्या उसमें गवई साहब रहेंगे या वो किसी खंडपीठ का गठन करेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। इसके आगे संजीव खन्ना बोले, अंतिम चरण में कोई निर्णय सुरक्षित नहीं रखना चाहता। सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा, हमने आपत्तियां वक्त कानून पर और जवाब पढ़े हैं। हाँ, पंजीकरण और कुछ आंकड़ों पर कुछ मुद्दे उठाए गए हैं जिन पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति की है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। 2 बातें जिन्हें इंकित किया जाना चाहिए। मैं अंतिम चरण में भी कोई निर्णय या आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहता। इस मामले की सुनवाई किसी भी उचित दिन होनी चाहिए। यह मेरे समक्ष नहीं होगा। हम इसे अंतरिम और अंतिम दोनों आदेशों के लिए बुधवार या गुरुवार को जस्टिस गवई की बेंच के समक्ष रखेंगे। ये उन्होंने क्लियर कर दिया। मतलब जब पहली हायरिंग हुई तो उस समय ऐसा लग रहा था कि वो आज का आज ही फैसला सुना देंगे और उसमें सुप्रीम कोर्ट
में सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने और केंद्र सरकार ने स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि माय लॉर्ड, जब तक हमारी पूरी बातें आप नहीं सुन लेते तब तक आप कोई फैसला नहीं कर सकते। तो यही हुआ है दोस्तों उस मामले से आज के सुनवाई में। अब उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ लिया, अब क्या मजबूरी है, क्यों किया, कैसे किया, ये तो कोर्ट पर कोई सवाल नहीं उठा सकता इस देश में, ये आप सभी जानते हैं। और इसलिए ये मामला चला गया अगले सीजीआई जो बनेंगे उनके खंडपीठ के पास। कुछ ऐसे पत्रकार हैं दोस्तों, उनका अगर हेडलाइन जाकर पढ़ेंगे आप तो वो ऐसा लिखते हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट से सीधा हायरिंग के पहले उनके पास मैसेज पहुंच गया है। आप सभी जानते होंगे, एक पत्रकार है पुण्य प्रसून वाजपेयी, पहले आज तक में हुआ करते थे, लाखों फॉलोअर हैं उनके, और भर भर के मोदी सरकार को गाली देने में कोई कोताही नहीं बरतते। इस तरह के कई सारे इस देश में पत्रकार हैं, और अगर उनके व्यूअर को अगर आप देखेंगे, सब्सक्राइबर को देखेंगे, तो करोड़ों में उनके सब्सक्राइबर हैं। लेकिन जो लोग सत्य और तथ्य पर बात करते हैं, उनके अगर व्यूअरशिप को देखें, 1 लाख 2 लाख 5 लाख पहुंचने में उनकी स्थिति खराब हो जाती है। तो इस पर विचार आप लोग को भी करना चाहिए, और रील और रियलिटी में फर्क को समझना जरूरी है। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। मेरा अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स को भी आप लोग के द्वारा जो प्यार मिल रहा है, उसके लिए भी मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखिए। आप अपने कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं चैनल के लिए, QR कोड और डिस्क्रिप्शन में बाकी डिटेल दिए हुए रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।